हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन जो टॉपिक है हमारा, उसका एक लास्ट आर्टिकल बचा है। उसका नाम है द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स नाम का एक छोटा आर्टिकल है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ डिसऑर्डर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है। सो हाउ इज द absorption of digested products, मतलब जो डाइजेस्ट हुआ है, हजम हुआ है, उसको ब्लड में हम कैसे लेते हैं। यू मस्ट नो कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनल है, इसके इनबिल्ट कुछ ग्लैंड्स है और अलाइड कुछ ग्लैंड्स है. काही ग्लँड्स बाहेरून याच्यामध्ये ओपन होतात आणि काही स्वतः एलिमेंटरी कॅनलमध्येच ग्लँड्स आहेत, जसे की गॅस्ट्रिक ग्लँड स्टमकमध्ये, इंटेस्टिनल ग्लँड इंटेस्टाइनमध्ये, अँड दे मेक द डायजेशन. ये फूड लेना अंदर इंजेशन, बीच में होता डाइजेशन. नॉट डाइजेस्टेड मटेरियल आउट इज इजेशन. इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन. डाइजेस्टेड मटेरियल ब्लड में जाना इज एब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड मटेरियल ब्लड में जाना इज एब्जॉर्प्शन. ब्लड में से घूमना विथ सर्कुलेशन और घूमते घूमते सेल के अंदर जाना इज एसिमिलेशन. सेलच्या मध्ये जाणं डायजेस्टेड मटेरियल इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. व्हाट इज दैट कॉल्ड? एसिमिलेशन. अब हम देखेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे, किसका किसका और कहाँ कहाँ होता है. देखो, माउथ में वैसे पानी का या फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता. थोड़ा बहुत स्टार्च का डाइजेशन होता है. 30% स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू योर माल्टोज, लेकिन इट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड. सिर्फ कुछ निकोटीन जैसे कंपोनेंट्स यहाँ से ब्लड में जा सकते हैं. कुछ लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं तो उसमें का निकोटीन जो ब्लड में चला जाता है, क्योंकि निकोटीन एक वोलेटाइल प्रोडक्ट है. इट्स अल्कलॉइड. निकोटीन इज अल्कलॉइड. कुछ ड्रग्स है, कुछ हार्ट की दवाइयाँ हैं, वो मुंह में अगर रखते हम जबान के नीचे तो ड्रग एब्जॉर्ब हो सकता है. कुछ ड्रग्स, साइनाइड्स वगैरह, साइनाइड्स अगर हम वो एक पॉइजन है, जहर है, तो वो बहरहाल डायरेक्ट मुंह से ब्लड में एंट्री करता है. बाकी मटेरियल माउथ से नहीं जाते. अब आ जाओ आप स्टमक में, क्योंकि इसोफेगस में तो एब्जॉर्प्शन जैसा कुछ नहीं, वो तो रास्ता है, सिर्फ एक ट्रैफिक उसमें से चलता है. फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम योर माउथ टू स्टमक टू इसोफेगस. अब स्टमक में किसका किसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है. दिस इज इसोफेगस एंड दिस इज द स्टमक. ये वाला स्टमक है. दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का. अब इसमें से एब्जॉर्प्शन किसका किसका हो सकता है, ध्यान रखो. से देखो दोस्तों, फ्रॉम स्टमक देर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ, यू कैन से, अल्कोहल. अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है. कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन नॉट ऑफ द ग्लूकोज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स का वगैरह नहीं होता. पानी वगैरह आगे एब्जॉर्ब होता है दोस्तों. वाटर का एब्जॉर्प्शन भी स्टमक के आगे इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से सबसे ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फैटी एसिड्स का वगैरह नहीं होता. अल्कोहल, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के, अल्कोहल के और कुछ जहरीले पदार्थ भी यहाँ से एब्जॉर्ब हो सकते हैं फ्रॉम स्टमक इनटू द ब्लड. अब आप आगे की अगर बात करते हैं, खासतौर पे इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन. और ये एब्जॉर्प्शन जो है वो 3 तरह का होता है दोस्तों. नंबर 1, देर इज द एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन एक तरीका एब्जॉर्प्शन का, सिंपल डिफ्यूजन. दूसरा तरीका इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और तीसरा तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. कौन सा वाला? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तीसरा तरीका इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन 3 तरीकों से देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल इनटू द ब्लड. सिंपल डिफ्यूजन ये वो तरीका है जिसमें ये दोनों तरीके जो होते हैं टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ. समझ रहे क्या? कोई भी मटेरियल ज़्यादा से कम की तरफ जाता है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं.
पैसिव प्रोसेस होती है, पैसिव, इसमें एनर्जी नहीं लगती। जब ज़्यादा से कम की तरफ मटेरियल जाता है तो उसको एनर्जी नहीं लगती। व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन हम उसको बोलते हैं जिसमें देर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विदाउट स्पेशल प्रोटीन, डेफिनेटली फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी डिसीज। इसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता दोस्तों। मान लो ज़्यादा ग्लूकोज एलिमेंट्री कैनल में यहाँ पे है, कम ग्लूकोज ब्लड में है, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ पे बनता है, आता है, इधर से आता है, बनता है, यहाँ डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है, और इसीलिए यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा है और ब्लड में ग्लूकोज कम है। ज़्यादा से कम की तरफ जाना इज द सिंपल डिफ्यूजन विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ प्रोटीन, विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बगैर, प्रोटीन के दरवाजे के बगैर, बिना स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की बिना स्पेशल अरेंजमेंट। मैं क्या बोल रहा समझ रहे क्या? अगर यहां से ग्लूकोज ब्लड में जाएगा विदाउट स्पेशल अरेंजमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, विदाउट स्पेशल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंपल डिफ्यूजन। तो ऐसे कौन कौन ट्रांसपोर्ट होता? सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता ग्लूकोज, वाटर, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो होता है जिसमें देर इज द फैसिलिटी, देर इज द अरेंजमेंट ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल गेट, स्पेशल गेट। दोनों पैसिव है, दोनों डिफ्यूजन ही है। इसमें स्पेशल प्रोटीन लग रहा और इसमें स्पेशल प्रोटीन नहीं लग रहा, इसमें कुछ तो स्पेशलिटी है, कोई तो साथ देने वाला है उस मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में। जैसे कि फ्रुक्टोज का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है, फ्रुक्टोज, और इसके लिए मदद करता है Na+ आयंस, सोडियम आयंस। Na++ आयन जो है, सोडियम आयन जो है, दे हेल्प इन द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड जाने के लिए Na+ आयंस की जरूरत पड़ती है। देयर इज द फैसिलिटी ऑफ Na+ टू ट्रांसपोर्ट द फ्रुक्टोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड। इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज द नीड ऑफ अ स्पेशल आयन, दैट इज Na+ आयंस। तो इसकी अगर फैसिलिटी है सो देयर इज विल बी द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रुक्टोज। देखो फर्क कैसा है कि ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से, तो फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन में देयर इज नो फैसिलिटी, देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल प्रोटीन गेट। स्पेशल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रोटीन की जरूरत नहीं रहती इसके अंदर, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। वहीं पर इन द केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देयर इज द नीड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, देयर इज द नीड ऑफ स्पेशल आयंस। जैसे कि फ्रुक्टोज नाम का जो एक मोनोसैकेराइड है उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए देयर इज द नीड ऑफ अ स्पेशल आयन दैट इज कॉल्ड एज Na+ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज दिस इज द फैसिलिटेटेड diffusion. Simple diffusion, no need of special protein, no need of special ion. Facilitated diffusion, there is the need of a special ion, special protein to transport. Definitely in दोनों cases में the transport is there from higher concentration to lower concentration. ज़्यादा से कम की तरफ transport from higher concentration to lower concentration is called as diffusion. सिर्फ इसमें स्पेशल प्रोटीन नहीं लगते, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हा शब्द कुठेही येऊ द्या मित्रांनो, एक फिक्स गोष्ट लक्षात ठेवा, जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कडून कमी कॉन्सन्ट्रेशन कडे कुठल्याही पदार्थाचा फ्लो होत असेल तर त्याला डिफ्यूजन म्हणायचं। पदार्थ गॅसियस, लिक्विड कसं सॉलिड असतं, सॉलिड, लिक्विड, गॅस कोणताही पदार्थ असू द्या, जास्त कडून कमीकडे जात असेल दॅट इज सिम्पली कॉल्ड एज द डिफ्यूजन प्रोसेस। मग ही डिफ्यूजन विथ द स्पेशल प्रोटीन असेल इट इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड विदाउट स्पेशल प्रोटीन असेल इट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कम से ज्यादा की तरफ फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, lower concentration to higher concentration. If there is the transport of material from lower concentration to higher concentration, then it is called as active transport. क्या बोलेंगे उसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
जैसे कि सम आयंस, कुछ आयंस जो होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा से मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाती है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस। सम ऑफ द आयंस कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस वे। कुछ आयंस इस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों, इंटेस्टाइन से देयर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स देयर इज ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रुक्टोज का होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। कुछ आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। दोस्तों, यहाँ से खास तौर पे फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्पेशल वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। अब आपको पता है कि फैटी एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब पानी को अट्रैक्ट नहीं करते हो। और फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है, इट इज नॉट थ्रू द प्रोटीन्स बट इट इज थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन। लिपिड मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इंटेस्टाइन से म्यूकोसा, मतलब जो मान लो अब दिस इज द इंटेस्टाइन और ये है विलाय। किसके विलाय? इंटेस्टाइन के विलाय। these are the villi of intestine, better. Mucosa of intestine show certain villi, ऐसे villi बताता, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। अब यहाँ पे सपोज फैटी एसिड्स बना फ्रॉम फैट्स कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स। तो पहले ये जो फैट है वो बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता। इट कन्वर्ट्स इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज मिसेल्स। ये पहली स्टेप है ट्रांसपोर्ट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। दिस इज मिसेल। अब ये जो मिसेल है वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में घुसता है दोस्तों। इस म्यूकोसा में वो घुसता है। म्यूकोसा में घुसता है कौन? मिसेल। मिसेल कहाँ बना? इंटेस्टाइन के लुमेन के अंदर। ये जो लुमेन है, लुमेन मानी पोकळी, या लुमेन मध्ये फॅट कन्वर्टेड टू मिसेल्स। फॅट्स, ओके, फैटी एसिड्स कन्वर्ट टू मिसेल। फैटी एसिड्स का रूपांतर किसमें हुआ? फैटी एसिड्स क्या बने? मिसेल। फैट का फैटी एसिड बाय लाइपेज एंजाइम, फिर फैटी एसिड्स कन्वर्ट्स टू मिसेल। ये मिसेल जो है, ये सपोज मिसेल है, मिसेल माने स्मॉल पार्टिकल ऑफ फैटी एसिड। उसको किसके अंदर एब्जॉर्ब होना है दोस्तों? आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो विलस होता है, इस विलस के अंदर एक लैक्टियल नाम की लिम्फेटिक वेसल होती है। उस लिम्फेटिक वेसल में एब्जॉर्ब होता है फैटी एसिड, लेकिन डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। द फैटी एसिड कैनॉट बी एब्जॉर्ब्ड वेरी डायरेक्टली इनटू द योर लैक्टियल क्या होती है? अब आपको पता है कि ये जो है वो एक विलस है, ठीक है। और इस विलस में दिस इज द लैक्टियल। ये कौन है? एक लैक्टियल है। तो पहले क्या हुआ? ये मिसेल पहले तो म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टिनल म्यूकोसा में आने के बाद इस मिसेल के ऊपर एक कोट चढ़ाया जाता है प्रोटीन का। दिस इज मिसेल। सपोज मिसेल है, मिसेल कहाँ पैदा हुआ बोलो? इंटेस्टाइन में, लुमेन में। फिर ये कहाँ एब्जॉर्ब होता? म्यूकोसा में। म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्ट लैक्टिल में गया क्या? नहीं गया। जैसे म्यूकोसा में मिसेल आता है यहाँ पे, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट चढ़ाया जाता है, और ये प्रोटीन कोट के साथ जो फैटी एसिड है उसका नाम पड़ता है काइलोमाइक्रॉन। अब ये काइलोमाइक्रॉन गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू लैक्टियल। आपको पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइन से लैक्टियल्स नाम की लिम्फेटिक वेसल्स करते हैं, बाद में लास्ट में ब्लड स्ट्रीम में ही ओपन होता है। मैं फिर से बोलता, फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? फैटी एसिड्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनटू द intestine. They are called as micelles. Micelles are absorbed into intestinal mucosa. This is micelle. This mucosa, and in the mucosa, the micelle particle is coated with protein. उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट चढ़ाया जाता है। अब ये जो प्रोटीन का कोट चढ़ाया, अब ये बन गया काइलोमाइक्रॉन, and now the काइलोमाइक्रॉन will be absorbed into the lacteal. ये है लैक्टियल। व्हाट इज दिस? लैक्टियल। ये कौन है? लैक्टियल। आप समझ रहे हो? फिर से बोलो कि द फैटी एसिड्स
आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ स्पेशल वेसल, लैक्टियल नाम की लिम्फेटिक वेसल। लेकिन द particular fatty acid cannot enter directly. First fatty acid converts to small particles called as micelles, and then the micelle absorbed into mucosa. In the mucosa, micelle is coated by protein, and that forms the chylomicron, and now the chylomicron will enter the lacteal. अब chylomicron जो है वो lacteal में enter करेगा. This is actually the fatty acids, absorption of fatty acids in the intestine. अब दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन में क्या मामला है एब्जॉर्प्शन का? याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन जो है कोलोन, खासतौर पे असेंडिंग कोलोन, हॉरिजॉन्टल कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इस पूरे एरिया में खासो खास देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या बोल रहा सुनो, पानी, मिनरल्स और कुछ विटामिन्स। व्हाट इज दैट? लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता? देयर इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेशली किसका? पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन्स। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स का एब्सॉर्प्शन इज देयर स्पेशली फ्रॉम दैट लार्ज इंटेस्टाइन, बोली तो कोलोन, इससे होता है कोलोन। ओके, ये रहा हमारा एब्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। दोस्तों, हमारे एलिमेंट्री कैनल, पचन संस्था, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके साथ कुछ बीमारियां भी जुड़ी है और ये दुनिया भर के लोगों में पाई जाती है। बहुत जनरल बीमारियां हैं और ये सदियों से, ऐसा नहीं कि अभी अभी आई है नई वाली बीमारियां। एलिमेंट्री कैनल के साथ में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में कई बीमारियां जुड़ी है, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वी टेक द फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये सिस्टम डायरेक्टली एनवायरनमेंट से मटेरियल लेती है और इसीलिए इन्फेक्शंस के बहुत सारे खतरे होते हैं। कौन सी बीमारियां हैं? देयर इज सम ऑफ द वेरी जनरल डिजीज लाइक दैट ऑफ जॉन्डिस, कावील। सेकंड इज डायरिया, vomiting, constipation, there is constipation और ये बहुत बहुत जनरल बीमारियां हैं। जॉन्डिस है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ में देयर इज इनडाइजेशन, अपचन, बदहजमी, बहुत जनरल है और इतना ही करना जितना दिया, क्योंकि ये विषय तो डॉक्टरी का विषय है। मेडिकल साइंस में आप डिटेल्स में इसके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। व्हाट इज जॉन्डिस? जॉन्डिस को हम बोलते हैं पीलिया, कावील, जॉन्डिस, लीवर प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लीवर। जॉन्डिस में देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। लीवर का क्या होता? इन्फ्लेमेशन, जलन होती है। देयर इज स्वेलिंग ऑन लीवर, उसके साथ में देयर इज प्रॉब्लम इन डाइजेशन। लीवर बाइल जूस बनाता दोस्तों, लेकिन जिस व्यक्ति में जॉन्डिस हुआ है वो बाइल जूस का बाइल पिगमेंट जो होता है ना, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जनरली वो स्टूल नंबर 2 प्रोडक्ट एक्सक्रीटा से निकल जाता है, इसलिए एक्सक्रीटा बिकम्स येलो। लेकिन जॉन्डिस के केस में वो स्टूल से या एक्सक्रीटा से जाने की बजाय यूरिन से पास होता है। कौन? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। और ऐसा अगर होता है तो यूरिन बिकम्स येलो यूरिन। ओके, येलो यूरिन कैसा बनता है? डार्क येलो। आईज बिकम येलो, नेल बिकम येलो, बॉडी बिकम्स येलो एंड देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, लीवर की जलन होती है, कलेजा जलन होता है,
स्वेलिंग आती है, भूख नहीं लगती है, वोमिटिंग भी होती है, नौजिया, मलमलने, नौजिया, ये जनरल चीज़ें, और बुखार भी रहता है इस केस में, जॉन्डिस में। एक वायरल डिसीज है और कई बार शराब ज़्यादा पीने से भी जॉन्डिस होता है। नाउ व्हाट इज डायरिया? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड एज जॉन्डिस। इसमें खासतौर पे स्वेलिंग होता है लिवर पे, और येलोइंग ऑफ यूरिन, येलो यूरिन, यूरिन कैसा बनता? येलो। नाउ व्हाट इज डायरिया? दोस्तों ये लूज मोशन है, यू नो देयर इज लूज मोशन, लूज मोशन। व्हाट इज लूज मोशन? फास्ट बोवेल, फास्ट बोवेल, फास्ट बोवेल मतलब जो एलिमेंट्री कैनल की मूवमेंट है, हरकत है, खासतौर पे कोलोन वगैरह की, वो फास्ट होती है। फीकल मैटर, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर बोल तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो सेमी सॉलिड या पेस्ट कंडीशन में पास होती है, लेकिन डायरिया के केस में बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, और फीकल मैटर के साथ वाटर लॉस भी होता है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है, और इसीलिए इस व्यक्ति में पानी और नमक की कमी बहुत ज़्यादा होती है। देखो दोस्तों, जिसको डायरिया हुआ है उसने बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, जल्द से जल्द या तो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेना है, अदरवाइज इसको डॉक्टरी सलाह बहुत जल्द लेना पड़ता है, क्योंकि 1 2 3 4 लूज मोशंस अगर होते हैं तो व्यक्ति का डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के केस में देयर इज स्ट्रोक टू द ब्रेन, ब्रेन काम नहीं करता। शरीर का पानी जब कम हो जाता है तो हमारे मसल्स काम नहीं करते, हमको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होता है, और ये बहुत फास्ट होता है। वॉमिटिंग एंड लूज मोशन साथ में है फिर तो बहुत जल्द व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। घरेलू उपाय बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। डायरिया और वॉमिटिंग जानलेवा होते हैं। कई केसेस में व्यक्ति इसको नज़रअंदाज करता है, खासतौर पे बरसात के पीरियड में इसका खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, जितना पानी पसीने से जाता है उससे बहुत फास्ट पानी वाटर लॉस, वोमिटिंग और डायरिया से होता है, और इसलिए इसको हल्के में, मजाक में नहीं लेना चाहिए। सो डायरिया में क्या होता है? लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर माने एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा कैसा होता है? एकदम पतला, लिक्विड। फास्ट बोवेल, very fast the person goes for stool, defecation माने एक्सक्रीटा बाहर डालना। सो फास्ट बोवेल हैबिट्स, फास्ट बोवेल, रैपिड बोवेल, बोवेल मतलब वो जो कोलोन वगैरह है उसको बोवेल बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, लिक्विड, ओके। दिस कैन बी ड्यू टू मेनी केसेस। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, व्यक्ति कुछ खाता है, ऐसी चीज़ जो उसके बोवेल हैबिट को फास्ट करती है। कई बार ऐसी चीज़ें खाई जाती है कि उससे डायरिया शुरू हो जाता है। वोमिटिंग, that is ejection of food from stomach। दोस्तों, कई लोग ये समझ नहीं पाते कि वोमिटिंग जो है वो कहाँ से हो रही है, मतलब पेट के कौन से हिस्से से वोमिट बाहर आ रहा है। इट इज इजेक्शन। फूड तो ऐसे आता है ना जनरली, ये डायरेक्शन होती है, लेकिन इस केस में फूड की डायरेक्शन ऐसी है, उल्टी है। दोस्तों, कभी भी पाइलोरिक स्टमक के पाइलोर गए वाला फूड, इधर आए वाला फूड वापस नहीं जाता। जो फूड वॉमिटिंग में बाहर आता है वो यहाँ से आ सकता है, ये हिस्सा है, स्टमक से, स्टमक का ही फूड बाहर जा सकता है, इंटेस्टाइन में गए वाला फूड बाहर नहीं जाता। इसके आगे अगर फूड पास होता है तो वापस नो एंट्री, बैक सफर बंद हो जाता है, यहां से वापस जा सकता है। वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग जो होती है इट इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिटिंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला, ब्रेन का एक हिस्सा है।
दोस्तों आपने कभी कभी सुना होगा कि किसी के ब्रेन को मार लगा और उसने वोमिटिंग किया। अगर एक्सीडेंटल केस में किसी को आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर का पहला सवाल होता है कि इसने वोमिट किया है क्या। सिर पे गिरा आदमी तो डॉक्टर पहला सवाल पूछता है आपको कि वोमिटिंग हुआ है क्या, उसने उल्टी की है क्या। क्योंकि अगर यहां मार लगता है, कुछ लोग उसको छोटा दिमाग बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वो सेंटर है जो आपकी वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ मैंने वोमिटिंग किया है, या उसके रिलेटिव्स बोलते हैं, तो डॉक्टर एक अंदाज लगाते हैं कि इसके ब्रेन को मार लगा है। वोमिटिंग के कई कारण होते हैं। ओवर ईटिंग, कई बार ओवर ईटिंग, इनडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, या फिर इट इज वन ऑफ द इन्फेक्शन ऑल्सो। इन्फेक्शन से भी वोमिटिंग होता है। गैस्ट्रो नाम के डिसीज में भी देर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड देर इज वोमिटिंग। ऑल दीज थिंग्स कम्स। वोमिटिंग कई बार happens due to visual, some of the visuals, कुछ देखने के बाद भी वोमिटिंग होता है। अब बोलते नहीं कि मैंने ऐसी गंदगी देखी कि मुझे उल्टी आई। मतलब कभी कभी वोमिटिंग स्मेल से होती है। अरे बाप रे कितनी बदबू है, मुझे तो उल्टी आ रही है। देखने से भी वोमिटिंग होता है, सूंघने से भी वोमिटिंग होता है, कभी कभी टेस्ट से वोमिटिंग होता है। इतना गंदा खाना की मुझे वोमिट आली, एवढं गदळलं ते चव होती की मला उलटीच आली, ऐसा बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट वॉमिटिंग, जिसमें इसमें भी डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इट इज इजेक्शन आउट, रिवर्स फ्लो ऑफ फूड। तो जब फूड बाहर जाता है तो पानी लेके जाता है अपने साथ का। स्टमक का गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिले वाला होता है, वो फोकट में नहीं जाता। जब फूड बाहर जाना तो साथ में हमारा पानी भी लेके जाता है। दिस कॉल्ड एज वॉमिटिंग। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है हार्ड इजेशन। इसका मतलब लॉस ऑफ एक्सक्रीटा बहुत डिफिकल्टी से जा रहा है। इसमें स्लो बोवेल मूवमेंट, बोवेल का मतलब है इंटेस्टाइन, कोलॉन वगैरह, उससे जो वेस्ट मटेरियल का मूवमेंट है बड़ा स्लो जा रहा है। स्लो बोवेल मूवमेंट्स आर वेरी स्लो। बोवेल मतलब आगे आगे पास होना, बाद पेरिस्टाल्सिस। उसके साथ कॉन्स्टिपेशन में देर इज लिटल excreta goes out by defecation। डिफिकेशन से जितना जाना चाहिए उससे बहुत कम एक्सक्रीटा बाहर जाता है। इसके लिए भी कई चीजें रेस्पॉन्सिबल है। कॉन्स्टिपेशन एक जनरल प्रॉब्लम है आजकल। इसमें जो रेक्टम है, द फीकल मैटर स्टोर्स इन रेक्टम फॉर लॉन्गर टाइम। लंबे समय के लिए फीकल मैटर रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। रेक्टम खाली नहीं होता पूरी तरह से, और व्यक्ति को भरा भरा सा लगता है। इट इज फीलिंग हैवीनेस, गिड्डीनेस, हेवीनेस। कॉन्स्टिपेशन के जो जनरल रीजंस है वो नॉन फाइबर डाइट ज़्यादा खाना, फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाना, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाना और फाइबर वाली चीज़ें कम खाना। कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है लेस फाइबर डाइट। मैदा या फिर ऐसी चीज़ें जो पैकेट्स में आती है उसमें फाइबर्स कम होते हैं। ऐसी चीज़ें जिसपे प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, कई बार उसको प्रक्रिया किया है, वो सबसे ज़्यादा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फूड दैट इज मोर एंड मोर प्रोसेस्ड, कई बार उबाला है, कई बार उसको गर्म किया है, कई बार उसको ठंडा किया है। जैसे नूडल्स या फिर
Street foods, generally street foods attract us due to their taste, aroma and color. जब हम चलते हैं गंध आती है, अरोमा, स्मेल, वाह क्या बढ़िया फूड है, एक एक प्लेट हो जाए, नूडल्स या किसी मंचूरियन कोई भी, या कलर से हम अट्रैक्ट होते भाई क्या जलेबी है, क्या बढ़िया समोसे, क्या कचौरी है, कलर। और कभी कभी टेस्ट से, एक निवाला खाए, अरे बहू व्हाट इज दिस, क्या टेस्ट है, एक प्लेट लगा, तो इस तरह से हमें वो अट्रैक्ट जरूर करती है। घर का खाना कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता है, भाकरी आणि चपाती कुणाला से अट्रैक्ट नहीं करता, इसीलिए होटल्स में कभी भाकरी और चपाती बाहर लगा के नहीं रखते, वो समोसे कचौरी बाहर शोकेस में कांच में समोसे कचौरी लगाते, भाकरी लगाते, कभी भाकरी लगाए तो उस होटल बंद पड़ जाएगा, कोई उसका भाकरी नहीं खाएगा, लेकिन खाना चाहिए भाकरी, कॉन्स्टिपेशन इससे नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस, व्हाट इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का आप भी जानते हैं, बदहजमी, अपचन, उसका कारण भी यही है फास्ट फूड्स वगैरह, लेकिन इनडाइजेशन का मतलब है द फूड इज नॉट सिंप्लीफाइड इन स्पेसिफिक टाइम। समय इंपॉर्टेंट है कि जो आपने खाना खाया वो कितने समय में सिंप्लीफाई होता, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कब तक होता है फिक्स है, उस समय तक अगर नहीं होता है तो इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन के कई कारण हैं, एक तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, ओवर ईटिंग भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक डाइट भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, डर्टी फूड भी हो सकता है, फूड दैट इज रफ, कच्चा फूड भी हो सकता है। आप कभी कभी बोल देते अरे भाई चपाती जो है वो अच्छी तरह से सेकी नहीं है, वो अच्छी तरह से पकी नहीं है, चपाती भाजली नहीं पूर्णपणे, कच्ची खाऊ नको, अपचन हुई, बोलते ना क्या कच्चा कुछ मत खाओ, अपचन हो जाएगा, इनडाइजेशन होगा, अरे इतना ओवर ईटिंग मत करो, इतना ज़्यादा मत खाओ, क्या होगा, इनडाइजेशन होगा। दिस ऑल थिंग्स कम्स, दिस कॉल्ड एज इनडाइजेशन। ये भी एक जनरल दुनिया भर में देखी जाने वाली एक प्रॉब्लम है। दिस आर द जनरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन से एक बार देखो, जॉन्डिस, स्कार्विड, डायरिया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, उल्टी होना, वॉमिटिंग कंट्रोल बाय मिडल ऑब्लॉन्गेटा, ब्रेन का हिस्सा, कॉन्स्टिपेशन, वेरी हार्ड इजेशन, समय लगता है इजेशन के लिए, डिफिकेशन के लिए समय लगता है, एंड इनडाइजेशन, नो डाइजेशन। तो दिस इज आफ्टर ऑल द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन।